सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हो भाई सारे के सारे ऑनलाइन। आज का ये जो प्रैक्टिस सेशन है, हम पिछली क्लास में तो आर्टिकल्स पर बढ़ चुके। आर्टिकल्स हम पढ़ ही रहे थे। मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एडवर्ब को लेकर डाउट्स हैं। और नमस्कार हर्षित। आज हम लोगों का जो जिक्र है वो एडवर्ब के प्रैक्टिस पर काम करेंगे हम लोग, क्योंकि तकाजे में मैंने सोचा कि एडवर्ब आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो इट वाज अ काइंड ऑफ मिस कैलकुलेशन। एडवर्ब की शायद 5 ही क्वेश्चंस हमने किए थे। मैं सारे ही क्वेश्चंस अभी आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करूंगा। गुड मॉर्निंग अस्तित्व। थैंक यू। जी कृष्ण सही है। आशीष, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम तेज करें। जी आएगा कृष्णा। चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब मुझे लगता है कि अपनी बातचीत हम पढ़ाई से रिलेटेड शुरू कर लेंगे तो बेहतर होगा, हमारा भी समय बचेगा। चलिए बच्चों, आपके सामने अब एडवर्ब के क्वेश्चंस हाजिर हो रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते जाएंगे। मैं यहीं बैठा हूं और आप लोगों के सामने क्वेश्चंस होंगे, तो एक एक करके क्वेश्चंस पर आप लोग फोकस करना शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब आपके सामने 5 क्वेश्चंस पेश किए गए हैं। इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इनका डिस्कशन ले रहा हूं। इट हैड बीन बिटर कोल्ड, नहीं इसे ठीक किया जाए, इट हैड बीन बिटरली कोल्ड द होल मंथ। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री। डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री विद मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वर्जन का कायदा लगाया गया यहाँ पर। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज देयर बीन। बाकी के सेंटेंस में कोई, इसे ठीक किया जाना चाहिए। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज देयर बीन अ लेडी एज ब्रेव एज रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। दे पे हिम हैंडसम सैलरी एंड ही इज अर्निंग 15,000 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने करेक्ट किया था। द टाटाज, हमें पता है बच्चों की टाटाज कहने का मतलब टाटा परिवार की बात है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत। द टाटाज आर रिगार्डेड, रिगार्ड के साथ हम हमेशा एज का यूज करें। रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेट्रा। अगले 5 सवाल पर डिस्कशन शुरू करते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ यू लाइक टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट लर्न हाउ टू थिंक इंडिपेंडेंट। बच्चों, यहाँ पर थिंक एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के लिए हम लोगों को लेकर चलना होगा एक एडवर्ब को, एडजेक्टिव नहीं। हाउ टू थिंक इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 7, शी इज श्योर। बच्चों, श्योर तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम ग्रेट को क्वालिफाई कर रहे हैं। शी इज श्योरली अ ग्रेट सिंगर एंड नो अदर सिंगर इज अ मैच। देखो बच्चों, यहाँ अदर अपनी जगह सही है, ये एक्सक्लूड करने के लिए यूज किया गया है, तो सिर्फ एक करेक्शन, श्योर की जगह श्योरली का यूज होना। क्वेश्चन नंबर 8 पर काम करते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। हम लोगों ने ये बात की थी बच्चों, लाउडली का अर्थ होता है नॉइज, ठीक है, या फिर आपका हो तो नॉइजीली, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं दोस्तों, आप लोग इस अलाउड की, ALOU, इसका मतलब होता है इन अ हाई टोन, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर लाउडली की जगह पर यूज होना चाहिए अलाउड, ALOU, अलाउड। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इट इज अ पिटी दैट आवर लीडर्स आर मिसयूजिंग आवर हार्डली वोन लिबर्टी। ठीक किया जाए बच्चों, हार्डली नहीं, हार्ड वोन लिबर्टी। हार्डली का तो मीनिंग नेगेटिव हुआ, इसका मतलब तो आप लोगों ने लिबर्टी को गेन किया ही नहीं। हार्ड वोन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 10, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ। अरे बच्चों, यहाँ पर जब सुपरलेटिव बता रहे हो आप, हैव मेट द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। राजा राम मोहन रॉय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स विद टूथ एंड नील। बच्चों, यहाँ पर विद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईडियम आंसर देता है हमें हाउ का, और हाउ का आंसर देने के लिए टूथ एंड नील अपने आप में काफी है, ठीक है बच्चों। इसी जैसा एक सवाल और अपना लिख लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यहां पर आपको लाइक यूज करने की जरूरत नहीं। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन इसी तरह का लिख लीजिएगा। ही लेफ्ट द सिटी, he left the city with quickness। क्या जाए, he left the city quickly। क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। वी सेल्डम और एवर। बच्चों, ये पेयर बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। चॉइस हम हमेशा सिमिलर कैटेगरी की बात करते हैं, तो वी सेल्डम और नेवर, ये पेयर याद रख लीजिएगा। वी सेल्डम और नेवर। एक और लिख लीजिएगा, हार्डली और नेवर। एक और लिख लीजिएगा, सेल्डम इफ एवर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम लेटली। सर, लेटली का अर्थ हम लोगों ने समझा था कि लेटली का अर्थ होता है रिसेंटली, ठीक है। लेकिन रिसेंटली कहने की बात तब करते हैं हम जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। शायद मैंने इस बारे में आपको बता दिया था। लेकिन यहाँ जो इस सवाल में पूछा जा रहा है, बेसिकली वो कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर आप आते हैं तो लेट कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम लेट एंड वाज पनिश्ड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 14, शी हैड बेयरली नथिंग। आप अगर इस बात को ध्यान से समझेंगे, बेयरली अपने आप में अगर नेगेटिव है ही, मेरे दोस्तों, आपको नथिंग नहीं, नथिंग की जगह पर एनीथिंग का यूज करना हो, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप डबल नेगेटिव्स यूज करते हैं तो मीनिंग पॉजिटिव बनता है, और हमें यहाँ मीनिंग पॉजिटिव बनाने की कोई कंडीशन दी नहीं गई। बेयरली के बाद नथिंग को हटाकर आप एनीथिंग लिखें, काफी रहे। क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज नॉट सेल्डम।
भाई वही सवाल है जो भी ऊपर हम लोगों ने किया था। जब सेल्डम आप कह ही रहे हो तो नोट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, अगले 5 सवाल आपके समक्ष, दिमाग लगाएं। कोशिश करें बच्चों सवाल हल करने की। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन पर काम करना शुरू करते हैं। लिखा, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। बच्चों, क्वेश्चन के अंदर बड़ी बारीक गलती है। फ्रेंच तो फ्लुएंट नहीं हो सकती, बोलने का तरीका फ्लुएंट हो सकता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसे लिखा जाए फ्रेंच के बाद, स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, आज इसे भी समझने का काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा प्यारा सवाल है। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर। रिकवर नहीं, एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाए, फुल्ली रिकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, माई ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क। बच्चों, वर्क कभी एक्सीलेंट नहीं होता, वर्क कभी एक्सीलेंट नहीं होता। वर्क करने की अप्रोच एक्सीलेंट होती, काम करने का तरीका एक्सीलेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसे ठीक किया जाए, वर्क के बाद एक्सीलेंटली लिखें। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएं। प्यारा सवाल, द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रोंगर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेडली। एलवाई सफिक्स किया। अगले 5 सवाल आपके सामने, कोशिश करें बच्चों। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से कि हमने एडवर्ब का डिस्कशन नहीं लिया था, और दुख हुआ इस बात को जानकर कि तकाजे में हम एडवर्ब को नहीं कर पाए थे। आज हम एडवर्ब के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अपनी कहानी आगे। आई एम टोटली डेडिकेटेड टू माय डियर
कौन कहता है सांसें कम है मेरी, कौन कहता है सांसें कम है मेरी, इन मुस्कुराते हुए चेहरे को ध्यान से देखो, क्या सिखा। रोबिन साहब, वॉइसिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपका नेट इशू हो सकता है। कोशिश करें बच्चों। That is lovely to see, ladies and gentlemen. Let us continue with the next level of question. Question number 21 पर काम करते हैं. Although he is usually rude with everyone, he behaved. अब बच्चों, आप बिहेव को अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दो तरीके से आंसर बना सकते हैं. बिहेव्ड नाइसली या फिर बिहेव्ड इन अ नाइस मैनर. क्वेश्चन नंबर 22 पर काम करते हैं. लिखा है हमारे सामने, वी आर वेरी मच केयरफुली. बच्चों, वर्ब एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब की जरूरत नहीं है हमें. लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं, हम लोगों को चाहिए एक एडजेक्टिव. वी वर वेरी मच केयरफुल इन आवर अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 23 पर काम करेंगे. हार्डली हैड ही थ्रोन बैक. बच्चों, हम लोगों ने इसका जिक्र कंजंक्शंस में समझा है. तो हार्डली हैड ही थ्रोन अपनी जगह सही है. आगे पेयर कंजंक्शन बनाने के लिए व्हेन अपनी जगह बिल्कुल सही है. अगर सारी चीजें सही है तो सेंटेंस 23 में नो एरर मार्क करें. क्वेश्चन नंबर 24 पर अगर काम करते हैं. वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लिवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्ड. कुणाल, बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता ना करें. बुक के बारे में मैं खुद बताऊंगा बेटा, बिल्कुल चिंता ना करें. मैं जिस बुक को तैयार कर चुका हूँ वो प्रिंट में है और वो एक बहुत प्यारी रिसर्च है. मैं अगर कहूँ तो वो अपने आप में एक नगीना है. ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें. और आप लोगों के पास पहुंचाने का तरीका भी है, अमेजन से आप उसे बाई करेंगे. बिल्कुल चिंता की बात नहीं है. इधर उधर का कुछ कूड़ा नहीं है कि कुछ पुरानी किताबों की ही शक्ल बदल बदल के लोग पढ़ते हैं. बिल्कुल ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल परिष्कृत है वो सारा का सारा समीकरण. क्वेश्चन नंबर 24 पर थे हमने किया. 25 पर आए. आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रोंगली. आई एम एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट. अगले 5 सवाल आपके सामने. देखो बच्चों, 26वें क्वेश्चन के अंदर तो वही गड़बड़ हो गई आप लोगों की. अगर हम देखें एक है पर देख. क्वेश्चन नंबर 26 को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा. वही पुराना सवाल है. योर मशीन वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली. एलवाई सफिक्स किया जाएगा क्योंकि आप मेंटेन को क्वालिफाई करना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, इफ हैड यू वर्कड हार्ड. बच्चों, ठीक किया जाए इसको. दो तरीके से ठीक किया जा सकता है, या तो इफ को हटाया जाए या फिर यू के बाद हैड को लिखा जाए. ये हमें कंडीशनल सेंटेंसेस में काम आएगा. इन्वर्जन, ये बात हम टेंस के साथ समझेंगे.
क्वेश्चन नंबर 28 पर काम करते हैं। सारिका वॉज पॉपुलरली, बच्चों लिंकिंग वर्ब है वॉज, तो लिंकिंग वर्ब के बाद पॉपुलरली नहीं, सिर्फ पॉपुलर का यूज आप करेंगे। सारिका वॉज पॉपुलर विद हर क्लासमेट एक्सेट्रा, बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, नो सूनर ही हैड अराइव्ड, बच्चों देखो कंजंक्शंस में हमने इसे समझा था, और नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम, बाकी देखो कंपैरेटिव के लिए HAN अपनी जगह बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 पर आए, द शिप वॉज ड्राउंड, ये शब्द अपनी जगह ठीक होना चाहिए। ड्राउन का यूज किया जाता है लिविंग बीइंग के लिए, और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है सिंक। सिंक की अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, सिंक, सैंक, संक, तो इस ड्राउंड की जगह लिखा होना चाहिए SUNK। ड्राउन हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो भैया ड्राउन हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, पर शिप तो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहां पर होना चाहिए SUNK, संक। क्वेश्चन नंबर 31 पर आए, लिखा है कोलंबस वॉज द फर्स्ट मैन हु इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंट हम कहते हैं एक ऐसी खोज जो पहले नहीं थी, इसे सबसे पहले बनाया गया। जैसे स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा आपने, स्टीव जॉब्स ने आईफोन इन्वेंट किया, लेकिन अमेरिका तो कोलंबस के सर्च करने से पहले ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो चीज आपके सर्च करने से पहले एग्जिस्ट करती है उसके लिए आप यूज करते हैं डिस्कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, नो सूनर डिड सौरव रीच देयर, बच्चों इन्वर्जन वाला मामला आ गया, कंजंक्शन में हमने इसे पढ़ा था। नो सूनर डिड सौरव रीच देयर देन हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम वेरी लाउडली, LY सफिक्स किया है, कि जब आप किसी को डांटते हो तो डांटते वक्त शोर मचाते हो, शोर नहीं बाबा, शोर, जिया रे झूमे रे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 33 पर आए, जया इज इनफ बोल्ड, हमें पता है बच्चों कि प्लीजेंट एडजेक्टिव के बाद हम इनफ का जिक्र करते हैं। जया इज बोल्ड इनफ टू प्रिवेल अपॉन हर फादर टू लैंड हर अ न्यू बाइक एट। क्वेश्चन 34, व्हेन आई फाउंड शी वाज टू ग्लैड टू मीट मी, बच्चों सेंटेंस को ठीक करें। ग्लैड एक प्लीजेंट एडजेक्टिव है, और प्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए टू नहीं, हम इनफ का यूज करें, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 हमने किया। 35 पर आए, आई रोट यस्टरडे अ लेटर, बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम की अरेंजमेंट हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। ये जो सेंटेंस है आई रोट अ लेटर कंप्लीट हुआ, इस यस्टरडे का जिक्र होना चाहिए लेटर के बाद। चलिए दोस्तों अगले 5 सवाल आप दिमाग लगाएं, टेक योर टाइम। कोशिश करें।
क्वेश्चंस पर आइए बच्चों ध्यान देते हैं, बड़े प्यारे सवाल हैं आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 36, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज टू ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। कोई भी इस लिखे सेंटेंस में परेशानी नहीं है, पर टू के साथ ऑनेस्ट, देखो बच्चों अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते, हम इनफ का यूज करते हैं। he as well as his brother is honest enough। क्वेश्चन नंबर 37 पर आई, लिखा है यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्डली। बच्चों गलत जा रहा है मामला, हार्डली नहीं हार्ड। क्वेश्चन नंबर 38, हाउएवर क्लेवर यू मे एक्ट यू विल नॉट बी एबल टू डिसीव हिम। बच्चों ये जो हाउएवर है, बेसिकली हाउएवर बिल्कुल वही काम करता है जो आप लोगों का कंजंक्शन ऑल्दो या दो करता है, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। तो हाउएवर लिखे में कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान से देखो, हाउएवर क्लेवर यू मे एक्ट, यहां पर वर्ब अगर देखेंगे लिखा है एक्ट। एक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो एक्ट एक एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब अगर लिखा है तो एक्शन वर्ब के लिए क्लेवर लिखना तो ठीक नहीं होगा, क्लेवर की जगह पर होना चाहिए क्लेवरली। करेक्ट आंसर फ्रेम किया जाए, हाउएवर क्लेवरली यू मे एक्ट। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता व्हेन दे स्टेड लास्ट मंथ। व्हेन नहीं, आप कोलकाता एक प्लेस की बात कर रहे हैं। वेयर दे स्टेड लास्ट मंथ हैज बीन मेंशन इन दिस नॉवल। क्वेश्चन नंबर 40, रश्मि वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। अगले 5 सवाल आपके सामने हाजिर हुए। टेक योर टाइम। अंकित बेटा, क्वेश्चन को ना आप जब हम कंप्लीट कर लें उसके बाद वीडियो को दोबारा से देखना, हो सकता है आपका डाउट क्लियर। कोशिश करें अपने आंसर्स बनाने की। आई होप आपने क्वेश्चन बना लिए हों। आपने सवाल पूछा 36 का। नहीं बेटा, एंड का जिक्र नहीं करेंगे। एज वेल एज बिल्कुल ठीक है सौरभ बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 अंकित साहब पूछ रहे हैं कि सो का यूज होना चाहिए। ओ ए क्वेश्चन नंबर 36 अंकित साहब ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर ऑनेस्ट इनफ नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे तो दैट का पेयर बना हुआ है। माफ कीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। He as well as his brother is so honest that. Thank you Ankit, thank you so much for reconsideration.
नहीं बेटा, सौरभ आपका क्वेश्चन नंबर 36 में एज वेल एज बिल्कुल ठीक है, इसमें बेवजह एंड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया है कि जितना जितना ऑनेस्ट ही उतना ही ऑनेस्ट उसका ब्रदर। थैंक यू अंकित बेटा, बहुत अच्छी कोशिश आपकी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ रहे हैं हम। द हॉल इज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट्स। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मच लगाने की हमें जरूरत नहीं है। द हॉल इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 42, दिस बुक इज टू डिफिकल्ट रेदर, बच्चों इसको ठीक किया जाए, रेदर टू डिफिकल्ट फॉर द जूनियर्स एंड रेदर टू इजी फॉर द सीनियर। Question number 43. Sumit went to Delhi in 1995 and has lived there ever since. Then nahi, ever since. Question number 44. Whenever you speak, take care that others are not hurt by your words. Whenever you speak, take care that others are not hurt by your words. इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। Question number 45. Tendulkar was so young when he started playing cricket. तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चा, सो की जगह लिखा जाए तेंदुलकर वॉज यंग इनफ। गुंजन साहब पूछ रही हैं कि 38 में इज एम आर एबल टू के साथ शेल या विल होना चाहिए क्वेश्चन 38 में। नहीं नहीं बेटा, ये अपनी जगह ठीक है, आपने क्वेश्चन गलत नहीं समझा, अपनी जगह ठीक है। चलिए बच्चों, जहां तक मुझे लगता है एडवर्ब की जो डिस्कशन थी हमारी कंप्लीट हो गई है। फटाफट से कमेंट्स पर आ जाएं, और जिस बच्चे का जो सवाल है, कुछ और आप लोगों का अगर एडवर्ब से संबंधित सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं अब आपके सामने आ रहा हूं वापस। मैं आ गया। एडवर्ब से संबंधित किसी बच्चे का कोई सवाल अगर है तो पूछ सकता है। ठीक। सभी के सभी मेरे साथ मिलकर एक बार नमस्कार कर लीजिए, प्यार भरी नमस्कार कर लीजिए। बिल्कुल, जो आपको सवाल पूछना है आज आप सवाल पूछ। थैंक यू। Don't ask me about my journey. Some other day you will get everything. कृष्णा कंजंक्शन से पूछिए बेटा। नमस्कार। मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चे आ जाइए, जरा कमेंट्स पर आ जाएं। रादर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रादर में क्या कंफ्यूजन? नमस्ते मेरे दोस्त, सभी आ जाओ। रादर एक ऐसा एडवर्ब हुआ जिसके अंदर हम प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों की दोनों फीलिंग्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना जी। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, पुराने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने कहा दिस हाउस इज रेदर स्पेशियस। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये घर उतना स्पेशियस नहीं है जितना स्पेशियस हमें चाहिए। दिग्विजय साहब पूछ रहे हैं ओविंग टू और ड्यू टू में क्या डिफरेंस होता है। बेटा प्रेपोजिशन में बताऊंगा, ये चीज प्रेपोजिशन की है, ये एडवर्ब की नहीं है। अगर किसी ने आपको बताया तो वो गलत फहमी आपके दिमाग में पाल रहा है। दिग्विजय साहब, इसको हम ओविंग टू और ड्यू टू को हम प्रेपोजिशन में समझेंगे।
अस्तित्व साहब पूछ रहे हैं क्या दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इस बच्चे ने। आप बड़े ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इस बच्चे ने, क्या दो एडजेक्टिव्स एक साथ आ सकते हैं? मैं इस बात को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार इस बात को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। अस्तित्व ने सवाल पूछा कि क्या दो एडजेक्टिव्स एक साथ आ सकते हैं? मैंने आपके सामने लिखा अब अगर इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें, आज मेरा पूरा मूड है कि मैं आज आप लोगों के डाउट्स को ही डिस्कस कर लूं, क्योंकि हम बात चलाते चलाते बहुत आगे तक निकल जाएं। तो मैं सोच रहा हूं कि आज हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं जितना किसी बच्चे का कोई सॉरी, अगर कोई डाउट दाएं बाएं से उलझता है तो आज आप पूछ ही लीजिएगा। राइट, आप अपने ग्रुप में पूछते रहते हैं, बेटर होगा यहीं पर बात कर लेते हैं। इस लिखे हुए अगर बातचीत को मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो हेयर एक नाउन हुआ, ब्लैक क्वालिफाई कर रहा है किसे? ठीक है जी, हेयर को, यानी कि ये एडजेक्टिव हुआ। अब लॉन्ग इस ब्लैक को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, लॉन्ग क्वालिफाई कर रहा है किसे? ठीक है जी, हेयर को, यानी कि इसका मतलब ये बात भी अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। बच्चों याद होगा पहले दिन क्लास में एक चीज मैंने आपको कही थी कि जो चीज हम लोग सीख रहे हैं बेसिकली वो चीज है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का मतलब अगर हम कहें तो कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस के अंदर फंक्शन क्या करता है या किस तरीके से यूज होता है। अगर यूज पर हम फोकस करें, यानी कि कोई भी शब्द काम किसके लिए कर रहा है। एक बार इस लिखे हुए सवाल को भी ध्यान से देखें। फ्रेंड अपने आप में एक नाउन है, डियर अपने आप में नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है बच्चों, अब माई डियर से लेना देना नहीं रखता, माई इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये भी अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है जी तो हम एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स एक साथ रख सकते हैं। दोनों एडजेक्टिव साथ रखने का मतलब क्या हुआ? हमें ये देखना जरूरी है कि ये फंक्शन किसके लिए कर रहा है। ठीक है बच्चों, सचिन, अस्तित्व के सवाल का डिस्कशन हो चुका है। अस्तित्व कुछ पूछना चाह रहा है शायद। अस्तित्व कुछ पूछना चाहता है प्लीज। कृष्ण साहब ने पूछा अगर सो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो क्या इन्वर्जन होगा क्या सर? हाँ जी, इन्वर्जन हो सकता है। हमने किया तो है बेटा ये सेंटेंस, हमने किया तो ये सेंटेंस, ही लाइक्ड द मूवी सो डिड आई। ये सो सेंटेंस की शुरुआत में इन्वर्जन ही तो कर रहा है। नितेश अपने नोट्स को ध्यान से देख। मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश दोबारा से करूं ये बड़ा मुश्किल है। डाउट होता है कि जो आपने पढ़ लिया है क्लास में उसके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। नितेश आप अगर ये कहेंगे कि ओनली का करेक्ट यूज दोबारा से बता दो तो फिर बेटा सिलेबस सारा ही दोबारा से बता देता हूं, ये तो मूर्खता वाली बात है ना। एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, दिग्विजय बिल्कुल कर सकते हैं। एनी का हम लोग यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना जी। अब जब ये मीनिंग कन्वे करता है ए का, आर्टिकल का, हम लोगों ने आर्टिकल के डिस्कशन में ये चीज समझी थी। इफ आई से गिव मी अ बुक, इस आ का मतलब एनी हुआ। क्लियर है? अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं गिव मी अ बुक, यही तो खूबसूरती है इस पढ़ने पढ़ाने की। यही तो खूबसूरती है कि जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो दिग्विजय जो आपके मन में ये सवाल आया अपने आप ही सवाल का जवाब आपको मिल गया कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में कभी कभी आर्टिकल ए को रिप्लेस करने का काम करता है एनी। तो लो जी बाबू जी, हम पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइक ऑफ है।
ठीक है बच्चों, तो दिग्विजय साहब ये आपका आंसर सोल्व हो गया। एनी का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। नितेश साहब ने एक सवाल पूछा, ये सवाल है तो वैसे मूर्खता वाला, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि डाउट तो डाउट ही होता है। इन्होंने एक सवाल पूछा, देखो सारे बच्चे, इन्होंने सवाल जो लिखा मैं वही लिख रहा हूं, ही राइट, आगे ब्लैंक दे दिया और एक चॉइस दे दी है जी क्लीन, और एक चॉइस दे दी है क्लीन। अब बताओ, ये सवाल ही पहले तो पूछना आपका गलत हुआ, सवाल ही ये गलत हुआ नितेश, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, आप क्वेश्चंस पैदा करते हैं। तो पहले तो ये ठीक होना चाहिए, ही राइट्स। अब यहाँ राइट्स अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को बताने के लिए हमें चाहिएगी एडवर्ब, और हम जानते हैं इनमें एडवर्ब क्या है, ठीक है जी। और वैसे अगर हम कहने की कोशिश करें तो दोनों ही चॉइसेस गलत हैं। क्लीन सरफेस होता है, क्लीन सरफेस होता है, ये दोनों के दोनों शब्द यहां पर गलत हुए, इसकी जगह एग्जैक्टली होना चाहिए क्लियरली। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप बेवजह के सवाल बनाते हैं तो परेशानी होती। जी बिल्कुल ठीक है दिग्विजय साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जनरल सेंस में आप कहना चाहते हो। इसका एक और मीनिंग तैयार होता है, अगर आप चाहो तो इसका एक मीनिंग और सेंस लेकर चल सकते हैं, एवरी ग्रेजुएट कैन, ठीक है ना जी। अगर मैं कहता हूं गिव मी अ बुक, का एक मीनिंग तैयार हुआ एनी बुक। अब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसका एनी का एक मीनिंग और तैयार हो सकता है जिसे हम कहते हैं एवरी से। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों का मीनिंग यही निकलता है, ठीक है। दिग्विजय मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, आप एक सवाल पूछने के बाद दूसरा सवाल पूछने लग जाते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? आप किताब खोल के बैठे हैं क्या सारी की सारी किताब पढ़ने के चक्कर में? एक ही चीज को देख लिया आपने, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर आप दूसरा सवाल साथ साथ में, रैंडम लगा पड़ा है ये लड़का, और यही चीज परेशानी करती है। सीखने के समय में क्वेश्चन पूछा बेटा उसको तो देख ले क्या पूछा है, और उसके बाद फिर लगा पड़ा है। सबसे पहले तो इस लूसेंट बुक को बेच दो बेटा, ये लूसेंट सबसे ज्यादा बर्बादी फैलाने वाली किताब है। लूसेंट कोई बुक नहीं है, लूसेंट जुगाड़ है। लूसेंट के अंदर किसी टीचर ने, किसी राइटर ने ये नहीं लिखा, ये आप जैसे स्टूडेंट्स ने अपने इकट्ठे लिखे नोट्स और उनको उठाकर चिपका दिया। तो नितेश बाबू इस लूसेंट बुक को बेच दीजिएगा, ठीक है। लूसेंट का आपका जो सामान्य ज्ञान है वो तो काम दे सकता है, बाकी लूसेंट का कोई कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है, सब कूड़ा है। जिसने लूसेंट लिखी है मैं उसे जानता हूं। अरे कृष्णा बेटा वो क्वेश्चंस खुद भी सोल्व कर सकते हैं यार, आवाज नहीं आई तो आवाज सुने बगैर भी काम कर सकते हैं। कोई और सवाल पूछना है?
पता करो, पता कर लो। हम्म। जी रंजन साहब, रादर के साथ देन का यूज कर सकते हैं, रादर के साथ देन का यूज करेंगे कंपैरिजन की बात करें तो। बच्चों, कंजंक्शंस को अगर हम समझने का काम करें तो कंजंक्शन कई तरीके से बांटी जा सकती है। ये कंजंक्शन के टाइप जो होते हैं ना, ये आपके से कोई लेना देना नहीं रखते। मैं वैसे आपको बताता हूं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, फिर आता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा राहुल केम बिकॉज ही वांटेड हेल्प। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस में से इस बिकॉज को हटा दो, दोनों सेंटेंसेस अलग हुए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल हुआ। अब अगर सबऑर्डिनेट की बात करना चाहो तो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए जितने भी हैं वो सब के सब सबऑर्डिनेट हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं राहुल कॉल्ड हर टू लॉस्ट हर बैग। अब अगर इसकी मैं बात करना चाहूं तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसे हुई? राम कॉल्ड हर, ये तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो इस सेंटेंस को जोड़कर इस पर डिपेंडेंट बना रहा है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आप सीधी बात जो कर चुके वो सफिशिएंट। आप कहते हैं बागबन साहब, जो भी नाम है आपका जेंटलमैन, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आता है, क्या करूं प्लीज बताएं। जितना वोकैबुलरी का जो सेशन हम शुरुआत में लेकर चलते हैं उसे भाई बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार क्लैरिटी आएगी। अगर आपको ये लगता है कि वोकैबुलरी को रटने से एक बार में काम चल जाए तो दिक्कत है। और कोई किसी का सवाल है तो बताएं प्लीज। मिथिलेश कमेंट आ रहा है, इस चीज पर टाइम वेस्ट ना करें। अंकित साहब ने एक सवाल पूछा, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। सर एक कमेंट रोक लें बच्चे का।
He did not succeed in the examination, yet he had worked hard and had adopted the right strategy. सर यहाँ yet सही है क्या? बुक में yet की जगह although correct लिखा है. वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, although या दो कॉन्ट्रडिक्शन बताता है. सुनना बच्चों ध्यान से, although या दो कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, yet कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बताता, yet कंसेशन बताता है. अब आप लोगों को कंसेशन के अर्थ को समझना होगा. जब हम कंसेशन की बात करते हैं तो कंसेशन का मतलब क्या हुआ? कंसेशन का मतलब ये हुआ कि जो एक्शन हम पहले कर रहे हैं उसके बाद दूसरा एक्शन उसके फेवर में तो है, लेकिन फिर भी फेवर में होते होते भी वो कुछ नेगेटिव मीनिंग बनाकर जाता है. जैसे मैं ये शर्ट खरीदूंगा पर इसकी कीमत थोड़ी कम करनी होगी. अब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कंसेशन की फील. ठीक है, मैंने कहा he tried hard but he failed. कॉन्ट्रडिक्शन है. खूब मेहनत करने के बाद फेल होना, ये कॉन्ट्रडिक्शन है. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं इस सेंटेंस को, ध्यान से देखेंगे, he tried hard but he failed. आप इसी सेंटेंस को हटाकर यहां से लगाकर कोमा सेंटेंस की शुरुआत में आप लिख सकते हैं although he tried hard, कोमा he failed. ठीक है, क्या इसके बीच में हम yet को यूज कर सकते हैं? एक सवाल उठता है. सेंटेंस को ध्यान से देखना. अब अगर इसकी बात को हम थोड़ा ध्यान से देखने का काम करें तो ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक इंसान ने मेहनत की, ठीक है, और उसका पर्पस था कि वो इंसान सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन है. ठीक है, लेकिन अगर इसकी मैं बात करना चाहूं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये एक कंसेशन है. ही केम, ठीक है, तो अगर वो आया yet he did not talk to me, इसका मतलब ये तो है कि वो आया, मिला तो सही, देखा तो सही. बात को ध्यान से समझना. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब तो होता है कि पूरा का पूरा ऑपोजिट मीनिंग. लेकिन यहां अगर मैं देखना चाहूं तो वो आया, उसने बात नहीं की, पर ये मीनिंग तो बन सकता है वो इंसान मेरे सामने तो आया, वो इंसान चुपचाप ही बैठा रहा, उस इंसान ने मुझे कुछ दिया. ये मीनिंग है अलग अलग, राइट. तो येट बताने का काम करता है कंसेशन. तो जो सवाल आप लोगों ने पूछा था बेटा उसके अंदर कंसेशन नहीं है, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन है. ठीक ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करने की कोशिश की गई है. ठीक है ना जी. और कोई सवाल किसी बच्चे का? मंजीत साहब, क्लास का टाइम चेंज नहीं है, ये संडे के लिए आप लोगों को क्लास दी गई थी क्योंकि पिछली क्लास आप लोगों का 2 अक्टूबर को छुट्टी हो गई थी. कल मैं क्लास लेने वाला था, अचानक से मेरी पूरी बैकबोन में दर्द है और मेरी गर्दन ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही है, तो कल क्लास लेनी चाहिए थी मुझे. उस क्लास को कंपनसेट करने की कोशिश आज की.
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि एडवर्ब हमारा हुआ नहीं, तो एडवर्ब का कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने किया है अभी तक। कृष्ण साहब कह रहे हैं 177 मीन्स इंग्लिश में रट्टा टाइप किया था और तब समझ नहीं आता था। थैंक यू कृष्ण। 170 इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी कहना गलत है, इंग्लिश स्कोरिंग होता है, लैंग्वेज है। क्योंकि कृष्णा ने एक सवाल पूछा, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। करेक्ट कैसे करें? शी वॉज रनिंग। बच्चे यहाँ पर अगर पास्ट टेंस का जिक्र ले रहे हो तो आगे प्रेजेंट टेंस का कैसे ले सकते हो? तो दो तरीके से ठीक करो, या तो शी इज रनिंग अ हाई फीवर, तभी तो आगे आप कहोगे ना एक्शन प्रेजेंट में। अरे उसे बुखार है, उसकी मम्मी डॉक्टर के पास ले जा रही है, दोनों एक्शन प्रेजेंट में या दोनों एक्शन पास्ट में करो। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टुक हर टू द डॉक्टर। किसी बच्चे का कोई और सवाल? अरे आज कमेंट के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आज तो कमेंट से खुंदक निकाल लो। मैं आर्टिकल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कल एक अलग मूड के साथ हम लोग मिलेंगे अपने निश्चित समय पर, कहानी वहीं से आगे छेड़ करेंगे। चलिए काम करते हैं, मुझे लगता है अब आप लोगों के डाउट्स वगैरह नहीं है। मिलते हैं आपके समय पर कल निश्चित समय पर और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार, हैव अ गुड डे, हैप्पी संडे, लव यू ऑल।